हाँ जी, आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि है एडजेक्टिव पर बेस। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अब कोई भी चीज जब सेंटेंस में आ रही है, वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है या किसके मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करके बता रही है, नाउन को या प्रोनाउन को, वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे दिस इज अ बुक, वो एक किताब है, ओके, इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बुक है। अब दिस इज अ वेरी गुड बुक या दिस इज अ गुड बुक, अब गुड जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बुक को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, पहले जो है ना, आप जब एक सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आप लोकेट करो कि इसमें नाउन कौन सा है या प्रोनाउन कौन सा है। पहले आप ये लोकेट करोगे तो आपको एडजेक्टिव को लोकेट करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यही चीज है कि अब जैसे दिस इज अ गुड बुक, सबसे पहले ये देखो कि इसमें से नाउन या प्रोनाउन कौन से वाला है। अब ये जो नाउन है, अब ये जो बुक लिखा हुआ है, ये क्या है, नाउन है। तो अब नाउन के बारे में क्या चीज हमें बता रही है, ये कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट नाउन। अब जो चीज नाउन को एक्सप्लेन करेगी वो क्या है, गुड, कि ये एक अच्छी किताब है। आप बैड भी, मतलब वो एक्सपीरियंस वाइज वो चीज डिफरेंट हो जाती है ना, कि अगर एक्सपीरियंस वाइज कोई भी चीज डिफरेंट होगी तो उसको हम किस में लेकर जाएंगे, उसकी क्वालिटी में लेके जाएंगे। कि मतलब कोई भी चीज जब आपको उसकी क्वालिटी में मजीद इजाफा करके बता रही है या उसके बारे में और मजीद एक्सप्लेन कर रही है, तो उसको हम क्या रखेंगे, एज एन एडजेक्टिव। अब ये जो है क्या है, गुड बुक किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, गुड किसको एक्सप्लेन कर रही है, बुक को, तो हम इसको क्या रखेंगे, एज एन एडजेक्टिव। शी इज वेरी काइंड। अब काइंड जो है क्वालिफाइज द प्रोनाउन। अब इसमें जो है प्रोनाउन कौन से वाला है, शी, ठीक है। अब शी जो है वो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्या चीज क्वालिफाई कर रही है, किस, उस प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में क्या चीज बता रही है, काइंडनेस उसकी, ठीक है। तो अब जो उसकी काइंडनेस आ गई है या उसकी काइंड वाली जो एक मतलब क्वालिटी आ गई है, वो उसके बारे में क्या बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट में आते हैं। इसमें ना देखो, जब आपको, वैसे तो हमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हम जो है आ, हर उसकी टाइप के बारे में प्रॉपरली हमें आती हूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं ना, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, या कोई भी ऐसी चीज, तो उसमें हमें ये पता होता है कि कोई भी चीज जो है प्रॉपरली किसी चीज की टाइप्स हैं, तो हमें वन बाय वन करके आती हूँ, हमें पता हो, ठीक है। इसमें ये एक बात है कि आपको वो आती हो, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आपको इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा वन बाय वन करके, नो। आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी करेक्शन पता होनी चाहिए। तो ये वाली चीज है। हम जो है काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ को जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करते हैं, क्योंकि इसके रूल्स काफी ज्यादा हैं एडजेक्टिव के कवर करने वाले। तो आज जो है हम रूल्स को ज्यादा मतलब एम्फोसिस करके, तो उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो है 8 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये जो है आगे इसी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिए हुए हैं कुछ। अच्छा, अब सबसे पहला क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रॉपर नाउन को जाके एक्सप्लेन कर रही होगी, अब वो क्या बन जाएगा, उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। अब द लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज और द पाकिस्तानी सिटी। अब अ सिटी ऑफ पाकिस्तान और द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, ये अब किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, एक प्रॉपर नाउन को। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। इसमें प्रॉपर नाउन, पार्ट बी में प्रॉपर नाउन कौन सा है, पाकिस्तान जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। द पाकिस्तानी सिटी, या मतलब सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी चीज को, अब सिटी जो है कॉमन नाउन की तरफ आ जाता है वैसे तो,
और पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉपर नाउन की तरफ आ जाता है। तो अब इसमें ये एक्सप्लेन किसके बारे में कर रहा है सिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो कोई भी चीज जो कि प्रॉपर नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होगी तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव में। अच्छा, इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या चीज आ जाती है, शो ऑफ व्हाट सॉर्ट और व्हाट स्टेट अ थिंग इज, कि किस सॉर्ट में या किस स्टेट में आप उस थिंग को लेकर जाते हो। अच्छा, अब अ ब्रेव बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ब्रेव जो है वो उसके बारे में क्या बता रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो वो या फिर बॉय को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। इसी तरह से ब्लैक हॉर्स है, हॉर्स क्या है, नाउन है, और इसी तरह से ब्लैक जो है वो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी वही चीज होती है कि किसी भी चीज की जो क्वांटिटी आना शुरू हो जाती है ना, कि जब हम किसी भी चीज को मेजर करने वाली साइड पे आते हैं और उसमें जो है किसी भी चीज की क्वांटिटी जब आ जाएगी, अब कोई भी चीज ज्यादा है, कम है, मच है, लिटिल है, नो, जीरो है, जीरो भी तो एक वो चीज है ना कि वो एग्जिस्ट तो एटलीस्ट करती है, तो नो उसमें आ जाएगा, सम, एनी, इनफ, ऑल, होल। तो ये वाली जो चीजें हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाती हैं। इसमें ना अब ये हो कि आपको बस पता हो कि ये वाली चीजें जो हैं वो कौन से एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का हिस्सा बनती हैं, तो बस ये पता हो, उसके बाद आप बाकी चीजों को कर लोगे। अच्छा, इसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर्स में वही न्यूमेरिकल थिंग्स, 1 2 3 13 20, क्योंकि हम ये भी तो लिख रहे होते हैं ना। और इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में विच शो विच और व्हाट थिंग इज मेंट, के दिस दैट दीज दोस, ये जो चीजें कि आप किसी की तरफ इशारा करके जब डेमोन्स्ट्रेटिव वे में जब उसको कह रहे होते हो, इशारा करके कह रहे होते हो, तो वो वाली चीज क्या बन जाएगी, उसकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज जो कि आप सेपरेट वे में करके देख रहे होते हो, ठीक है, कोई भी थिंग जो है वो आप सेपरेटली उसको जाके देख रहे हो, कि ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, जिसमें एक कलेक्शन आ जाती है और उसमें से हम कोई भी एक चीज को सेपरेट सेपरेट करके जो देख रहे होते हैं उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटी में वो चीज चली जाती है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में वही चीज आ जाएगी कि आप किसी भी चीज के बारे में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसको आप किस तरह पूछ रहे होगे, व्हाट, विच, हुज, जैसे आप शुरू में लगा रहे होते हो ना, तो वो जो है क्या है कि आपने जो एक क्वेश्चन पूछना होता है उसको किस तरह से क्वालिफाई किया जा रहा होता है, व्हाट बुक इज दिस। तो वो जो है आप क्वेश्चन जो स्टार्ट में उसका पूछ रहे हो, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ आप उसको बना रहे होगे। और इसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो शो कर रहे होते हैं किसी भी चीज की पोजेशन, कि कोई भी चीज आपकी पोजेशन में आ जाती है, माई, आर, यूर, हर, हिज, देयर, इट्स, तो वो वाली चीज क्या बन जाएगी, पोजेसिव एडजेक्टिव में। अब माई बुक, योर हाउस, तो वो क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव में चली जाएगी कि कोई भी चीज उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, अब जो है हम आते हैं और इसमें ना एक चीज, बल्कि दो चीजें हैं नोट करने वाली, जो कि आप इसको देखोगे कि इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव बिफोर नाउन आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आप अगर, और इसमें ना मैटर यही करता है कि आप एडजेक्टिव को कौन सी जगह पर रख रहे हो, ठीक है, प्लेसमेंट क्या है उसकी, प्लेसमेंट जो है किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की किस तरह से है। अब जैसे अगर आप नाउन से पहले एडजेक्टिव रख रहे हो, तो वो जो है उस नाउन को जो एक्सप्लेन कर रही होगी वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब दिस लार्ज हाउस बिलोंग्स टू मी। अब इसमें जो है ये देखें आप, दिस लार्ज हाउस, अब इसमें से नाउन कौन सा है, हाउस नाउन है। तो अब जो है लार्ज क्या है उसके बारे में, मतलब हाउस जो है वो वैसे तो एक नाउन है। अब अगर दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो कहता है कि लार्ज हाउस, इसका मतलब क्या है कि वो क्वालिफाई किसको कर रहा है या वो एक्सप्लेन किसको कर रहा है, हाउस को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो दिस लार्ज हाउस, वो क्या बन जाता है, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन, मजीद एक्सप्लेन जो चीज कर रही है वो है लार्ज। तो अब उसको हम किस तरह से रखेंगे कि ये
किस में चला जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। अच्छा, अब पोजेसिव एडजेक्टिव नोट 2 जो है उसमें मतलब आप ये नोट कर लें कि अ पोजेसिव एडजेक्टिव अपीयर्स इन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द वर्ब। ठीक है, पोजेसिव जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम किस में करेंगे, प्रेडिकेट की फॉर्म में, और उसको आफ्टर द वर्ब लिखेंगे। उसमें क्या आएगा, यू लुक सैड। अब इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब जो है ना वो है लुक। ठीक है, ये लुक जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, और सैड जो है वो किसकी क्वालिटी के बारे में वो बता रहा है, दिस यू लुक सैड। तो वो क्या है, आफ्टर द वर्ब आया है, और उसको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस हाउस इज लार्ज। अब जो है ये क्या है, दिस हाउस इज। अब इज क्या है, वैसे तो एडवर्ब की फॉर्म में इसको ले जाते हैं, और एडवर्ब की फॉर्म के बाद जो है उसने क्या लिखा है, लार्ज लिखा है, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में लिखा है, तो उसको हम किस में लेके जाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव में। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। रूल्स जो हैं अच्छा, एक तो ना इसके एडजेक्टिव के रूल्स काफी ज्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूल्स एक तो आपने अच्छे से करने हैं। एडजेक्टिव के रूल्स, एडजेक्टिव्स के रूल्स हो गए, वर्ब और एडवर्ब के रूल्स हो गए, और प्रपोजिशन का तो वो वैसे भी अलग ही पोर्शन रख रहा होता है ना, कि प्रपोजिशन का आप वो अलग से ही कर रहे होते हो, कि अलग से क्वेश्चन एक रखा जा रहा होता है पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। तो अब अगर अलग से क्वेश्चन रखा जा रहा है तो उसको हम इसके साथ तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, लेकिन वैसे वो अलग से जब क्वेश्चन किया जा रहा होता है तो उस पर एम्फोसिस भी उसी तरह से ज्यादा ही हो रहा होता है। तो एक तो ये वाली चीज है। ठीक है, लेकिन जो है, जो अगर करेक्शन वाइज रूल्स देखे जाएं तो वो ज्यादातर इसमें से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये भी लाजमी माइंड में रखिएगा, और इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कीजिएगा। अच्छा, फिर अब स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एक वर्ड है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आप लिख रहे होते हो ना, उसमें क्या होता है कि जब आप लिखने की तरफ आते हो तो आप को पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में अगर मैं फ्यू यूज करूंगा तो क्या मीनिंग होगा, अगर मैं अ फ्यू यूज कर लूंगा तो क्या मीनिंग होगा, और अगर मैं द फ्यू यूज कर लूंगा तो क्या मीनिंग होगा। ठीक है, ये ज्यादातर बात लिखाई में आती है, जब आप पूरा को पूरा पैराग्राफ उठा के लिखते हो या प्रेस ही कर रहे होते हो, वहां पर ये ज्यादा बात आती है। ठीक है, ऑल दो, और जैसे उस दिन आमना आप पूछ रही थी कि जो है मतलब ये किस तरह से वो एक्सप्लेन करता है क्या इसके, इस चीज के बारे में। अगर उसने क्वेश्चन दिया है इन करेक्शन, मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो उसमें क्या है कि उसकी जो उसने सेंटेंस बना के दिया है एग्जामिनर ने, उस एग्जामिनर के सेंटेंस से हमें, उसकी सेंस से हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर अ फ्यू आना चाहिए, फ्यू आना चाहिए, ये द फ्यू आना चाहिए। वो ज्यादातर वैसे इस चीज को नहीं ला रहे होते, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज फिर उन्हें थोड़ा बड़े वाला सेंटेंस बनाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम लिख रहे होते हैं तब ये चीज ज्यादा यूज में आ रही होती है। अच्छा, अब फ्यू जो है, सबसे पहले इस चीज को सुनते जाएं, फिर इन चीजों को अलग अलग से आपने यूज भी करना है। फ्यू जो है क्या होता है, इसका मीनिंग टोटली नेगेटिव वे में जाता है। ठीक है, फ्यू का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, जीरो से भी पीछे की तरफ ले आओ चाहे तो वो वाली चीज उसको हम क्या कहते हैं, फ्यू फ्यू की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जैसे क्या है, जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, ही रीड्स फ्यू नॉवेल्स, मतलब ये है कि उसने कोई एक नॉवल भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, एक नॉवल भी नहीं पढ़ा हुआ का मतलब क्या है, या तो उसने वो थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया होगा, कम खत्म कर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, या कुछ भी, मतलब तकरीबन तकरीबन आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाओगे। तो किसी भी चीज को आपने नेगेटिव वे में लेके जाना है। ठीक है, तो और ये ज्यादातर हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के लिए तकरीबन वो कर रहे होते हैं। बट बात यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेसी भी इस तरह की आ जाती है कि जिसमें कोई भी चीज उसको आप नेगेटिव वे में शो करना चाह रहे हो, तो उसको आप किस तरफ लेके जाओगे, फ्यू की तरफ लेके जाओगे। हाँ, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये न्यूमेरिकल वे में जाके फ्यू यूज हो रहा होता है। अच्छा,
और यही चीज में आगे जाके लिटिल द लिटिल अ लिटिल और द लिटिल के साथ मतलब जब कंपैरिजन करेंगे ना तो फिर इस चीज ये चीज ज्यादा अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या है, अ फ्यू। अब अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव डिग्री की तरफ चला जाता है, ठीक है। फ्यू जो है वो नेगेटिव डिग्री है, अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। और जैसे अगर कहा जाए ना कि फ्यू जो है वो बहुत ही कोई इतनी सी निग्लिजिबल अमाउंट है, तो अ फ्यू इतनी निग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है जी। मतलब लेकिन उसकी जो है ना हम उसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री की तरफ चला जाता है और सर्टेन नंबर को शो कर रहा होता है। अब जैसे आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज का मतलब क्या है कि मेरे पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट है, अ फ्यू रुपीज हैं। अब यहीं पे अगर आप फ्यू कर दोगे ना तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके पास पैसे हों ही ना, हो सकता है कि आप पहले ही डेट में जा चुके हो, मतलब नेगेटिव अमाउंट उसकी शो होने लग जाएगी। अच्छा, अब द फ्यू की तरफ जब आते हैं तो इट मीन्स दैट नॉट मैनी बट ऑल। अब जो सबसे पॉजिटिव डिग्री है किसी भी चीज की, वो हम किस चीज से शो करेंगे, द फ्यू से, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ही रीड्स द फ्यू नॉवेल्स ही हैव, कि मतलब उसके पास जितने भी कुछ नॉवेल्स जो पढ़े हुए हैं उनमें से उसने कुछ को पढ़ा हुआ है। तो वो चीज क्या चली जाएगी, उसकी उसकी मतलब पॉजिटिवनेस जो होती है वो उसको शो कर रही होगी, ठीक है। फ्यू नेगेटिव की तरफ चला जाता है, अ फ्यू उससे थोड़ा सा पॉजिटिव, और द फ्यू जो आप मतलब उस अमाउंट में से जितना भी पॉजिटिव निकल सकता है वो द फ्यू के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में होता है। लिटिल जो है वही उसी तरह से बिल्कुल नेगेटिव डिग्री है कि वो जो है इक्वलेंट टू नॉट मैनी। अब देर इज अ, और अब मैं पढ़ रही हूँ इसमें, हालांकि नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब काम खराब है तो मतलब क्या है कि वो जो है बिल्कुल जो जैसे वो एक नेगेटिव में आप जाके वो उसको कह रहे होते हो ना कि बस हो सकता है कि ये तकरीबन बच्चा फेल हो जाए, तो इस वहां पर आपने अगर नेगेटिव उसको एडजेक्टिव की तरफ लेकर जाना होता है या नेगेटिव डिग्री उसकी शो करवानी होती है तो हम लिटिल होप लगा देंगे। और अगर हम यहीं पे लगा देना तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी स्लाइटेस्ट जो एक वे में जाके जो हम एक पॉजिटिव डिग्री उसकी शो करवा रहे होंगे वो इसमें आ सकती है अगर हम अ लिटिल लगाएंगे। और अगर हम द लिटिल लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है वैसे तो मतलब उसका सक्सेस की रेशो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, अ लिटिल इज पॉजिटिव, वही चीज है अ लिटिल लर्निंग। अच्छा, अर्निंग नहीं लर्निंग यहाँ पर आएगा, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने कोट भी सुना होगा, किसी पोप का है। और द लिटिल जो है वो इसी तरह से ही सोल्ड द लिटिल गोल्ड ही हैड, कि मतलब उसके पास जितना भी गोल्ड था उसने बेच दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन जितना भी था एटलीस्ट उसने जाके बेच दिया है। तो द लिटिल जो है वो उसी की ही पॉजिटिव डिग्री में चला जाता है। अच्छा, अब जो है ये क्या है, लिटिल को हम लिटिल, अ लिटिल द लिटिल, ये किसी भी चीज की क्वांटिटी को बता रहा है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किसी भी चीज की न्यूमेरिकल जो एक वो आ जाती है उसको बता रहा है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को हमने किस में यूज करना है, न्यूमेरिकल वे में। और किसी भी चीज की जब हमने क्वांटिटी के बारे में बताना है तो हम उसको किस में यूज करेंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यूज ऑफ सम एंड मैनी, सॉरी मैनी नहीं, एनी। Some is used in affirmative sentences or any is used in negative sentences. अच्छा, अब some जो है कि कहीं पे भी आपने कोई भी चीज पॉजिटिव रखनी है, ये आ जाता होता है करेक्शन में रूल, कि कहीं भी आपने पॉजिटिव डिग्री जब अपनी शो करानी है कि आपने कुछ खरीदा है, ठीक है। अब जैसे ही कुछ खरीदा है तो वो उस चीज की एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। मतलब आपने कोई एक चीज एडअप हुई है ना, ठीक है। अब जैसे ही वो चीज एडअप होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज जैसे ही ऐड हुई है तो आपने उसको पॉजिटिव डिग्री की तरफ आप लेके गए हो, और जैसे ही आप उसको पॉजिटिव डिग्री की तरफ लेके गए हो तो वो उसके लिए आप सम यूज करोगे, आप एनी यूज नहीं करोगे, ठीक है जी। अच्छा, ही हैज बॉट एनी ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड। अब वो कह रहा है कि उसने
क्या खरीदा, मतलब उसने गोल्ड जो खरीदा है। अब यहाँ पर अगर हमने एनी लगाया है जो कि नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहीं पे लगा दोगे ही हैज बॉट सम ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, तो वो जो सम वाली जो चीज आ जाती है, सम में मतलब यही चीज आ जाएगी कि आपने जो है वो उसकी पॉजिटिव डिग्री जो आप शो कर रहे हो कि आपने उसको जाके खरीदा है एटलीस्ट, तो वो क्या हो जाएगी आपकी अफर्मेटिव, सॉरी, सम की फॉर्म में या अफर्मेटिव सेंटेंस में चली जाएगी। इसी तरह से एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में चली जाती है, ही हैज नॉट बॉट, कि आपने कोई भी चीज नहीं खरीदी। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज नहीं खरीदी तो वो किसी भी चीज में एडअप नहीं हुई है, तो वो वैसे ही नेगेटिव डिग्री में चली जाती है। और जैसे ही वो नेगेटिव डिग्री में जाएगी तो उसके लिए आप यूज करोगे एनी नॉट सम, कि ही हैज नॉट बॉट एनी ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, नॉट सम ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, ये वाली चीज, ये मेरे ख्याल में कोई याद रखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब इसी तरह से ईच एंड एवरी है। ईच इज यूज्ड व्हेन द नंबर्स इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। अच्छा, अब कोई नंबर्स जब दिए जा रहे होते हैं तो आपने ईच वहां पर यूज करना है जहां पर नंबर किसी भी चीजों के हो गए, या किसी भी चीज के बारे में जब हम बता रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप न्यूमेरिकल वे में लेके गए हुए हो, तो उसमें क्या है कि वो नंबर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं एक तो, और डेफिनेट है। ठीक है, अगर वो लिमिटेड नंबर्स में है तो हम उसको ईच से यूज करेंगे। अगर वो नंबर्स जो हैं वो इन्फिनिट में चले गए हैं तो उसको हम किस में यूज करेंगे, एवरी में जाके यूज करेंगे। अच्छा, अब जो है जैसे फॉर एग्जांपल 20 सोल्जर्स हैड ईच बॉट अ गन। अब 20 सोल्जर्स जो हैं वो 20 है ना, मतलब एक ग्रुप है सोल्जर्स का, ठीक है, जिन्होंने जाके वो गन खरीदी है। ठीक है, कोई भी एक गन हो सकती है, या वो जो है उन्होंने नंबर ऑफ गन्स भी वो खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है ना। अब क्या हुआ कि अगर उन्होंने जाके वो गन्स खरीदी हैं और 20 सोल्जर्स ही थे, तो हम क्या कहेंगे, ईच बॉट अ गन, तो मतलब हर एक ने अलग से जाके अपनी एक गन खरीद ली। तो ये वाली जो चीज है कि मतलब वो एक ग्रुप में जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं, वो लिमिटेड हैं, क्या हमें पता है 20 हैं, 21 हैं, 40 है। मतलब देखो ना, ये चीज ज्यादा भी जा सकते हो, 100 हो गए, 100, 200 हो गए, 300 हो गए, हंड्रेड्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मतलब आप काउंट तो कर सकते हो ना एटलीस्ट इन चीजों को। अच्छा, दूसरा यही आ जाता है कि जहां पर नंबर इनडेफिनेट हो, एवरी सोल्जर हैड अ गन। अब इसमें इनडेफिनेट नंबर में आ जाते हैं कि अब जैसे आपको नहीं पता कि कितने सोल्जर्स हैं, तो उसमें जैसे ही आपको नहीं पता कि आपको ये आइडिया होता है, ये सेंस आती है कि ये जो है इनडेफिनेट नंबर में जा रहे हैं। अब इसमें वो एक कंट्री के सोल्जर्स भी हो सकते हैं, इसमें दो कंट्रीज के सोल्जर भी हो सकते हैं, मतलब तकरीबन जो भी सोल्जर होता है उसके पास गन होती है तकरीबन। अब क्या है कि वो अगर आप एक कंट्री के सोल्जर के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें फिर भी आप उनको न्यूमेरिकल वे में ला सकते हो कि ये इतने हैं, इतने हैं। अगर वो वर्ल्ड के हो गए, या दो कंट्रीज के हो गए, तीन कंट्रीज के हो गए, या ज्यादा कंट्रीज के हो गए, या इवन एक भी कंट्री का है जिसमें आपको जो है वो नंबर्स नहीं पता, या वो इनडेफिनेट जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बारे में आप फिर एवरी यूज कर। अच्छा, इसी तरह से लेटर, और यहाँ पे जो है स्पेलिंग भी आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, लेटर, LATTER, लेटर, और लेटेस्ट और लास्ट। ठीक है, अच्छा, अब लेटर, ये वाला लेटर, और लेटेस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लेटर, लेटेस्ट, ये हम यूज करते हैं फॉर टाइम। टाइम के लिए कोई भी चीज टाइम से रिलेट करना शुरू हो जाती है, उसके लिए हम लेटर या फिर लेटेस्ट यूज करेंगे। अब लेटर एंड लास्ट, वो किसी भी चीज की जब आपने पोजीशन को शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लेटर एंड लास्ट जो है वो हम रख रहे होंगे। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आपको यही चीज जो है वो फौरन से समझ आ जाएगी। Of the four literary types, drama, novel, prose, poetry, the last is my favorite. अब यहां से आपने लास्ट उठाया है और ये लगाया है।
ठीक है। अच्छा, अब जो है 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स उसने दी हुई हैं, उसमें वो कहता है जो आखिरी वाला है ना, ठीक है, वो मेरा फेवरेट है। ठीक है। अब जो लास्ट अगर यहाँ पर हमने लगाया है वो पोइट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, अगर वो कहता द लेटर, ये वाला लेटर जिसको हम टाइम के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर तो हम टाइम उसको नहीं ला सकते ना। हमने तो उसकी पोजीशन के हिसाब से देखना कि या तो हमें उसको ड्रामा पसंद है, या नॉवल पसंद है, या प्रोज पसंद है, या पोइट्री पसंद है। अब इन चारों में से कोई एक चीज तो पसंद होगी ना। अब इन चारों में से जब कोई एक चीज उसको पसंद आती है, तो वो अगर वो लास्ट वन है, तो उसको हम उसी तरह से लिख रहे होंगे द लास्ट नॉट। हम उसको लेटर में नहीं लेके जा रहे होंगे, और ये वाला लेटर तो वैसे भी नहीं आ सकता इसमें। अच्छा, आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, कि जो बिल्कुल ही अभी वाली जो न्यूज है वो आपने सुनी है। न्यूज के साथ तकरीबन हम लेटेस्ट ही लगा रहे होते हैं। अच्छा, ही केम लेटर देन माई सेल्फ। ठीक है। अब ये वाला जो लेटर हमने यहाँ पर लगाया है, वो क्या किस चीज को शो कर रहा है, उसके टाइम को। कि मतलब अब जैसे किसी का आना होता है, ठीक है, हम उसको तकरीबन ये कह रहे होते हैं कि वो पहले आया, वो बाद में आया, वो इस तरह से, कि हम टाइम के साथ उसको जब मैच करा रहे होंगे, तो ही केम लेटर देन माई सेल्फ। और इसी तरह से जमाल एंड खालिद अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। द लेटर मतलब जो आखिरी वाला बंदा है, कि जो खालिद है, सक्सीडेड। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है उसको हम एक तो टाइम के साथ आपने रखना है, और दूसरे को आपने पोजीशन के साथ रखना है। और यहाँ पर यूज जो है वो इन वर्ड्स का वो मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, अब लेस और फ्यूअर जो है उसको हम किस तरह से यूज कर रहे होंगे। लेस जो है वो किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। लेस किसी भी चीज की क्वांटिटी, जिस तरह से लिटिल था उसी तरह से लेस है। ठीक है। जो कि किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताता है। और फ्यूअर जो है, जिस तरह से फ्यू था इसी तरह से फ्यू है। इसको वैसे उसी के साथ लिखना चाहिए था बहरहाल। लेकिन उस इसमें है क्या कि जिस तरह से फ्यू उसी तरह से फ्यूअर, और ये किस चीज को डिनोट करेगा, नंबर्स को। ठीक है। आई ड्रैंक, अगर मैं यहीं पे ये कहूँ कि आई ड्रैंक नो फ्यूअर देन 2 शेयर्स ऑफ मिल्क, कि मतलब अब जैसे आपने जो है दूध पिया है, क्या आप उसको न्यूमेरिकल वे में ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो जो चीज न्यूमेरिकल वे में नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि आप दूध को, पानी को, या इस तरह की कोई भी चीज आप उसको गिन तो नहीं सकते। तो वो जैसे ही अनकाउंटेबल की तरफ जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लेस यूज करेंगे, या उसकी क्वांटिटी। के मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, मुझे ये मेरे ख्याल, हाँ जी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर फ्यूअर नहीं यूज कर सकते, लेस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क की एक क्वांटिटी होती है, ना कि उसको हम न्यूमेरिकल वे में लेके जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से नो फ्यूअर देन 20 सोल्जर्स वर किल्ड। अब यहाँ पर हम क्या नहीं यूज कर सकते, लेस देन नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर क्वांटिटी है, किसी भी सॉरी नंबर्स हैं, किसी भी चीज के, लोगों के, या कुछ भी उसमें से हो जाता है, जिसके प्रॉपर उसको न्यूमेरिकल वे में आप लेकर आए हो। 20 सोल्जर्स कहाँ चले गए हैं, मतलब उसको आप न्यूमेरिकल वे की तरफ लेके गए हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फ्यूअर देन यहाँ पर आएगा, ना कि लेस देन। अच्छा, अब ये किसी का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, इसको फिर हम दोबारा से एंड पे ही लेके जाते हैं। ओपन भी वही हो गई है। अच्छा, अब इसी तरह से फार्दर और फर्दर की बात है कि आप फार्दर कहाँ पे यूज करोगे और फर्दर कहाँ पे यूज करोगे। फर्दर जो है किसी भी चीज की एडिशन आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब और जैसे ही अब आप जो है ऐसे लिखना शुरू करोगे ना, उसमें आपको जब कनेक्टर मतलब उसके आने की बात होती है, तो आप फर्दर मोर, मोर ओवर,
तो ये वाली चीजें भी मतलब आप लिख रहे होगे उसको। तो अच्छा, अब फार्दर जो है वो उसको आप किस चीज से मेंटेन करते हो, मोर सॉरी डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और फर्दर जो है वो किसी भी चीज की एडिशन के साथ, कि कोई भी चीज ऐड हो गई है किसी भी चीज में। फ्रॉम माई हॉस्टल जीसी यूनिवर्सिटी इज फार्दर देन जीसी कॉलेज कर ले, ठीक है। दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, कि मतलब वो चीज किसी भी चीज से दूर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सेंस ही बनाएगी कि अगर यहाँ पर अगर यही फर्दर लगा देते हो तो वो एडिशन हो जाएगी उस चीज की। हालांकि हमने यहाँ पर एक चीज को दूसरी मतलब एक पॉइंट को, पॉइंट ए को पॉइंट बी से हम बता रहे हैं कि इसमें कितना फासला है, ठीक है। तो अब पॉइंट ए का पॉइंट बी से जो फासला है उसको हम किससे किससे एक्सप्लेन करेंगे, फार्दर से। और अगर व्हाट फर्दर मेथड्स के मतलब और कौन सा एडिशनल मेथड है जो कि हम यूज कर सकते हैं इन दिस मैटर, तो उसको हम किस में लेके जाएंगे, फर्दर में। अच्छा, इसी तरह से नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात आ जाती है। नियरेस्ट जो है वो किसी भी चीज का के कोई भी चीज बिल्कुल नजदीक जो पड़ी हुई होती है, मतलब उस नजदीक आने का मतलब यही है कि आप उसको उसके डिस्टेंस से मेजर कर रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो किसी भी चीज की पोजीशन शो कर रहा है। अच्छा, अब जीसी यूनिवर्सिटी इज नियरेस्ट टू माय हॉस्टल, तो क्या मतलब है इसका, कि आप उसको उसके डिस्टेंस से मेजर कर रहे हो, कि कोई भी एक मतलब आपका घर है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या जो भी है, उसके साथ ही जो एक हॉस्टल है वो नियरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको उसके डिस्टेंस से मेजर कर रहे हो, और हिज सीट इज नेक्स्ट टू मी, कि ये इसकी एक पोजीशन को जो शो कर रहा होता है, वो जो है किससे आ जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा। अच्छा, यूज ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर और एडेस्ट। अच्छा, इसमें ना एक तो ये है कि ओल्डर और ओल्डेस्ट ये पर्सन्स के साथ भी यूज होता है। अब जैसे ओल्डर जो है के देखो ना, पर्सन्स के साथ यूज होगा और थिंग्स के साथ यूज होगा। वाइल एल्डर्स और एल्डेस्ट जो है वो सिर्फ पर्सन्स के साथ यूज होगा, कि मतलब ओल्डर और ओल्डेस्ट को आप थिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हो, सिर्फ पर्सन्स के साथ नहीं यूज कर रहे होते, ठीक है। तो अब ओल्डर ओल्डेस्ट को आप ये देखोगे, मेंटेन करोगे, कि अगर थिंग्स की बारी आ जाती है, कि आप थिंग्स के बारे में लिख रहे हो या वहां पे किसी चीज के बारे में बात होगी, या ना के इंसानों के बारे में, तो जैसे ही इंसानों से आप थोड़ा सा पीछे हटे हो, तो वहां पर आप ओल्डर ओल्डेस्ट यूज कर सकते हो, ना कि एल्डर एल्डेस्ट। होता क्या है कि बाजू का ऐसा होता है कि उसमें उसने ना वही चीज दी हुई होती है, कि थिंग्स दी हुई होती हैं और वहां पे एल्डर एल्डेस्ट यूज किया हुआ होगा। लेकिन वैसे इतना आसान देगा नहीं, खैर। लेकिन खैर ये आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, ओल्डर इज फॉलोड बाय देन और एल्डर इज फॉलोड बाय टू, ठीक है। ये आपने बस माइंड में रखना है। जमाल इज एल्डर टू अजीज, कि वो उससे बड़ा है। अब एल्डर के साथ हमने क्या यूज किया है, टू। अब इसी तरह से जमाल जमाल इज ओल्डर देन खालिद। ओल्डर भी देखो, आप एल्डर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओल्डर भी यूज कर सकते हो, दोनों ही, और दोनों का बिल्कुल सिमिलर उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ओल्डर जो है देन खालिद, तो यहाँ पर फर्क कहाँ पे पड़ा है, टू और देन से। आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि जहां पर एल्डर लगाएंगे आप उसके साथ टू लगा रहे होगे, और जहां पर ओल्डर लगाएंगे उसके साथ आप क्या लगा रहे होगे, देन लगा रहे होगे। अच्छा, खालिद वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जमाल अब्दुल नासिर। अच्छा, हु इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। तो अब जो है वो एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो इसकी चीज के बारे में आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें ना एक तो चीज होती है मैनी मैनी हम जो है बहुत ज्यादा इवन लिखने में भी नहीं यूज कर रहे होते, और करेक्शन में भी बाजू का आ रहा होता है। लेकिन इस चीज एक चीज को समझ लें कि अब जो है क्या है, जो है किस चीज के लिए यूज होता है, किसी एक चीज के लिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही होता है कि वन। अच्छा, मैनी फ्लावर्स मीन्स मैनी टाइम्स वन फ्लावर और मैनी फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्लावर्स देखे होंगे, जब एक पौधे पे होते हैं ना, तो वो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी क्या होती है, एक कलेक्शन होती है, कि मतलब वो उसी एक पौधे पे लगे हुए हैं ना। अब क्या होता है, मैनी फ्लावर्स टेक्स द फ्लावर्स कलेक्टिवली, और उसको हम अगर हम उन फ्लावर्स को कलेक्टिवली ले रहे हैं, तो उन उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, मैनी अ फ्लावर, ठीक है।
और उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर। ठीक है जी, कि अब हमने क्या किया है कि हमने कोई भी एक चीज को कलेक्शन में ले लिया है और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सिंगल, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। अब मैनी अ फ्लावर, इसमें जो है ना, सिर्फ एक फ्लावर की तो बात नहीं हो रही, वहां पे जो एक पौधे पे जो कलेक्शन ऑफ जो है, या डिफरेंट जो फ्लावर्स लगे हुए हैं और उनको हमने कलेक्टिवली ले लिया है और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि मैनी अ फ्लावर्स आर इज बॉर्न। अब यहाँ पे आर तो नहीं लगाया ना, वो इसी वजह से क्योंकि हमने उसको एक कलेक्टिव वे में जाके उठाया है और फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, मैनी अ। अच्छा, आ, और ये वाला तो काफी आसान है। उसमें ये होता है कि हमने शुरू से तकरीबन पढ़ते भी यही आ रहे होते हैं और कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा होगा टू फर्स्ट, हम हमेशा यही लिखते हैं फर्स्ट टू। ठीक है। अब टू फर्स्ट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, फॉर इट इम्प्लाइज दैट टू थिंग्स मे बी फर्स्ट। तो इसमें क्या है, वी मस्ट से द फर्स्ट टू, the first two, not two first poems of this selection are very interesting। कि मतलब जो पहली दो जो हैं पोएम्स जो हैं, कि मतलब फर्स्ट टू पोएम्स ऑफ दिस सिलेक्शन आर वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी तरह से an adjective should not be made to qualify either an adjective or an adverb। देखो, adjective क्या होता है, adjective होता है कि कोई भी वर्ड जो कि एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को जाके एक्सप्लेन कर रहा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब हम ये कह रहे होते हैं एडजेक्टिव को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी उसने एडजेक्टिव इस तरह से दिया हुआ है कि वो जाके एक्सप्लेन किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है या एडवर्ब को कर रहा है। ठीक है। अब जैसे ही वो इस तरह से कोई सेंटेंस आपको उठा के दे देता है, तो वहीं पे ही वो क्या हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी। या अगर फॉर एग्जांपल आप लिखते हुए इस तरह से करते हो कि आपने कोई वर्ड इस तरह से लिखा है कि वो ना कि उसके नाउन को जाके क्वालिफाई कर रहा है बल्कि उसके वर्ब को या एडवर्ब को जाके क्वालिफाई कर रहा है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव से हट जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का आपने जरा ख्याल करना है। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग एक्सीलेंट वेल। ठीक है। अब एक्सीलेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किस चीज के बारे में क्वालिफाई किसको कर रहा है, वेल को कर रहा है। मतलब वेल जो है क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। अब वेल को जाके जब वो एक्सप्लेन कर रहा है तो यहीं पे वो गलत हो गया है। इसको हम यहाँ पर एक्सीलेंटली वेल अगर कर देते हैं तो फिर ये ठीक हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, होल और ऑल जो है हम इसको किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। एज एन एडजेक्टिव, होल इज प्रिसीडेड बाय द। अच्छा, whole followed by of if there is a proper noun। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये देखें, हम ना whole के साथ द लगा रहे होते हैं, कि मतलब whole preceded by द, के whole से पहले हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है, एक तो आपने ये माइंड में रखना है। फिर ये देखना है होल ऑफ कहाँ पर आ रहा होता है और सिर्फ द होल कहाँ पर आ रहा होता है। इसमें ऑफ कहाँ पर हम लगाते हैं, जैसे ही प्रॉपर नाउन आएगा उसके साथ हम द होल ऑफ लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिर्फ द होल लगा रहे होंगे। ठीक है। ऑफ कहाँ पर आएगा, जैसे ही प्रॉपर नाउन आ जाता है। अच्छा, अब ऑल इज फॉलोड बाय द, सिमिलर चीज है लेकिन इट इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन। ऑल जो है हम इसको किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब नोट इसमें आप देख लें कि वी शुड ऑल बिफोर एंड नॉट ऑफ आफ्टर द नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन एज। अच्छा, अब जैसे जमाल रेड द होल नाइट। अब यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर नाउन नजर नहीं आ रहा, मतलब नाइट प्रॉपर नाउन तो नहीं है ना। ठीक है। तो अब क्या है, द होल ऑफ नहीं लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट में देखें, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड। अब यहाँ पे द होल, यहाँ पे भी द आप देख रहे होगे इसका, तो अब द होल ऑफ,
अब इसके बाद जैसे ही आप देखोगे, इसके बाद अगर प्रॉपर नाउन है तो ये ठीक है, अदरवाइज ये किस चीज में चला जाएगा, इनकरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। तो अब क्या है, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड मॉर्न द डेथ ऑफ जमाल अब्दुल नासिर, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड। जैसे ही अरब वर्ल्ड आया है, मतलब एक प्रॉपर नाउन आया है, उससे पहले हमने किस चीज का इजाफा कर दिया, ऑफ का इजाफा कर दिया, द होल ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। ऑल द चिल्ड्रन वर asleep, कि मतलब हमने ये देखा है कि प्लूरल नाउन से पहले हम ऑल लगाएंगे, और ऑल जो है, ऑल के बाद क्या आ रहा होगा, द आ रहा होगा, तो इसमें ऑल द चिल्ड्रन वर asleep, कि मतलब सारे जो बच्चे थे वो सो रहे हैं। और यही चीज आपको बता रही है कि चिल्ड्रन जो है वो, और चिल्ड्रन वैसे भी जो है वो, उसको हम प्लूरल की फॉर्म में लेके गए हैं। ऑल हिज बुक्स वर बर्न्ड इन द फायर। ठीक है, अब ऑल हिज बुक्स वर बर्न्ड इन द फायर। तो ये वाली चीज किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, कि आपने होल किस तरह से यूज करना है और ऑल किस तरह से आपने यूज करना है। अच्छा, अब इसी तरह से ना, अच्छा अब ना, होता ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो एडजेक्टिव्स आ जाते हैं एक साथ, और आपने दो एडजेक्टिव्स को इस तरह से यूज करना है कि आपको नहीं पता आप पहले कौन सा लगाओ और बाद में कौन सा लगाओ, ये करेक्शन में भी आ जाता है। और ये चीज हम लिखने में भी बच्चे बात ना ज्यादातर इस चीज की ना गलतियां कर रहे होते हैं, अगर नहीं पता होता तो। उसमें क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो एडजेक्टिव हैं, तो आप पहले किसको रखोगे और बाद में किसको रखोगे, उसमें हमने उसकी स्पेलिंग की जो लेंथ होती है ना, वो देखनी होती है। ठीक है, जो शॉर्टर वन है वो पहले आएगा, और लॉन्गर वन जो है वो उसके बाद आएगा। इसी तरह से आई सॉ अ न्यू एंड ब्यूटीफुल बुक, अ न्यू ब्यूटीफुल। लेंथ वाइज आप देख लो कि कौन सी चीज बड़ी और कौन सी चीज छोटी है, कि छोटी चीज पहले आ गई, बड़ी चीज बाद में आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, और देखो बात ये है कि होते इसी तरह से छोटे छोटे से रूल्स हैं, अगर नहीं पता होता गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, और अगर पता होता है, छोटी छोटी सी चीजों का आइडिया होता है, तो उसमें गलती नहीं हो रही होती, तो मसला भी नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ देखें, द प्लूरल फॉर्म दीज एंड दोज मस्ट नॉट बी रॉन्गली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स काइंड एंड सॉर्ट। अच्छा, अजान हो जाए तो फिर उसके बाद जो है हम इसको शुरू करते हैं, दोबारा से करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं। अब जो प्लूरल फॉर्म में जो एडजेक्टिव्स आ रहे होते हैं, दीज दोज हो गए। ठीक है, इसको हम प्लूरल के साथ ही यूज करेंगे, मतलब अगर नाउन प्लूरल है तो उसको प्लूरल के साथ यूज करो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब क्या है, दीज काइंड ऑफ ट्रीज। अब दीज काइंड, काइंड जो है वो किस में चला जाता है, सिंगुलर में चला जाता है। क्या मतलब, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर रखो, अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल रख दो। तो इसको हमने लाजमी मेंटेन करना होता है कि अब दिस काइंड ऑफ, के ये जो अगर काइंड जो है वो क्या है, सिंगुलर है, काइंड जो है वो अगर सिंगुलर है, तो आप उसके साथ क्या रखोगे, दिस रखोगे, ना कि दीज रख दो या दोज रख दो। तो वो वाली चीज आपने थोड़ा सा इस चीज के बारे में देखना है। अच्छा, अब इसी तरह से अब आते हैं, अवॉइड यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डबल कंपैरिजन जो है वैसे ही गलत हो जाता है, और ये तकरीबन ज्यादातर हमें मतलब बच्चों को पता होता है कि अच्छा, अब जैसे ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, मोस्ट, बल्कि यहाँ पर मोस्ट और क्लेवरेस्ट। ठीक है, ये दोनों जो हैं, मतलब कंपैरेटिव भी आ गई है और सुपरलेटिव भी आ गई है। मतलब क्लेवरेस्ट में आपने उसकी सुपरलेटिव बना दिया, और यहाँ पे आपने मोस्ट के साथ कंपैरेटिव लगा दिया है। तो दोनों का इकट्ठे यूज करना ठीक नहीं होता, गलत हो जाता है। तो ही वॉज द क्लेवरेस्ट, कि मतलब उसको सुपरलेटिव की तरफ ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, या तो आपने वो यूज करना है या आपने वो यूज करना है। अच्छा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ,
The comparative degree is used when we want to state that one person or thing possessive a quality to a greater or lesser degree than the other. कि मतलब आपने कंपैरिजन करना है किसी भी चीज का, इंसान का, क्वालिटी का, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जो कंपैरेटिव डिग्री होगी एक पर्सन की, थिंग की, या कोई भी वो थिंग जो है वो जानदार भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है। क्वालिटी हो सकती है किसी एक पर्सन के अंदर, या किसी मतलब एनिमल के अंदर, या फिर किसी जो है बेजान जो है जो चीज होती है उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो वो किस में चला जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जमाल नॉलेज इज डीपर देन खालिद्स, ठीक है, कि हमने कंपैरिजन कर दिया है दो का। तो अब जैसे ही कंपैरिजन कर दिया है तो हम इसको देन की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग और। अब देखो इसमें ना एक चीज आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना तो हम देन लगाते हैं, THAN, देन नहीं, THEN नहीं, THAN। अच्छा, एक तो हम देन लगाते हैं, दूसरा इसके साथ क्या होता है कि हम टू लगा रहे होते हैं। टू कहाँ पर आएगा, जैसे ही कोई एडजेक्टिव जो है वो खत्म होगा किस पर, ओ आर पर। ये आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा कि ओ आर पर जैसे ही कोई एडजेक्टिव खत्म होता है तो उसको हम किस में करेंगे, उसके साथ हम टू लगा देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, एंड पे सब, इनके एंड पे सबके आपको नजर आ रहा है ओ आर। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका एडजेक्टिव इस तरह से आया है जो कि एंड हो रहा है ओ आर पर, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे, ना कि देन लगाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा देखना है। और हाशिम इज सुपीरियर इन इंटेलिजेंस देन कासिम, ठीक है। अब ये क्या चला जाएगा, ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सुपीरियर या इंफीरियर दोनों ही लगा सकते हैं इसमें। अब इसमें ओ आर पर जब जैसे ही जाके वो खत्म हो गया, हो रहा है, तो अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ना कि देन। अच्छा, व्हेन टू, नेक्स्ट देखें, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट बी एक्सक्लूड द फॉर्मर। आपने ना इस चीज को समझ लें थोड़ा सा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ना कि इनकी क्वालिटी को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हैं दो, दो ऑब्जेक्ट्स को कर रहे हो आप कंपेयर। जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे तो आपने कंपैरिजन के बाद, देन के बाद आपने जो फर्स्ट वाला है, जो मतलब फर्स्ट वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला है, उसको आपने वहां से क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। अब जैसे दो चीजें होती हैं, आप जब दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को एक्सक्लूड कर दोगे ताकि आपके पास दूसरे की जो है वो कंपैरिजन की फॉर्म में रहे। और ये किस फॉर्म में होता है, अगर आप दो चीजों को, ना कि उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी या कुछ भी ऐसी चीज, उनको कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, अब जो है इसका जब आप सेंटेंस देखोगे तो ज्यादा आइडिया हो जाता है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो आप ये देखो कि एनी मेटल जो है, एनी मेटल में हर मेटल आ जाएगी, जो भी दुनिया में कोई भी मेटल एग्जिस्ट करती है, हर मेटल किस में आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। उसमें चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो डायमंड है, किसी भी तरह की कोई भी मेटल जब वो एग्जिस्ट करेगी वो उसमें आएगी, वो उसमें एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एनी मेटल में। अच्छा, अब इसमें जैसे हमने रूल इसका पढ़ा है कि आपने मतलब दो जो है कोई भी मेटल्स को जब आप आपस में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपने जो दूसरे वाली है उसको आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने का मतलब है कि उस, अगर आप गोल्ड से कर रहे हो ना, गोल्ड को वहां से हटा दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि गोल्ड को आप पहले ही कह रहे हो कि ये प्रेशियस है, क्योंकि उसको आप कंपेयर कर रहे हो। अब जैसे ही आप इसको कंपेयर कर रहे हो, अब गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी
अदर मेटल, बाकी अदर मेटल में चली जाएंगी और गोल्ड जो है वो उनसे अलहदा होकर पड़ी हुई है। तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने उस मेटल को या उस चीज को या उस जो भी चीज आप कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसको आपने वहां से अलग कर दिया या उस चीज को आपने वहां से एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एनी अदर मेटल। ठीक है जी, होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इन अ कंपैरिजन बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव द लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर, कि खालिद इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स, खालिद इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसी तरह से मतलब जैसे ही अब हमने ये वाली कंपैरिजन में देखी है ये वाला रूल, इस रूल को हमने, और ये इसी रूल का ना उलट हो जाता है तकरीबन। ठीक है, कि अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं और सुपरलेटिव में आ गया है, तो अब द लेटर टर्म क्या करेगी, लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल खालिद इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम करेंगे इसका मतलब ये है कि हमने खालिद को अलग कर दिया वहां से। ठीक है, हमने जैसे पीछे पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करें, कंपैरेटिव नहीं, पीछे हम क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे थे। अब जैसे ही आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, तो आप क्या करोगे, इसको शामिल करोगे ना कि एक्सक्लूड करोगे। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है और इन दो रूल्स को आपने करना है। तो इसमें क्या है, खालिद इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, के मतलब उनमें खालिद भी शामिल हो गया, उनमें खालिद भी इंक्लूड हो गया, ना कि वहां से एक्सक्लूड होके बिल्कुल ही अलग करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की तरफ आपको लेके चला जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज दैट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब जैसे कोई भी चीज होती है जो कि अपने आप में कंप्लीट है, कि कोई भी चीज जैसे परफेक्ट है, ठीक है, वो चीज ऑलरेडी परफेक्ट है, आप उसकी उसको सुपरलेटिव डिग्री की तरफ तो नहीं लेके जा सकते ना। ठीक है, आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो चीज परफेक्ट पड़ी हुई है। तो अब कोई भी चीज इस तरह की या कोई भी वर्ड इस तरह का जो अपने आप में एक कंप्लीटनेस शो कर रहा होता है, तो जो चीज भी अपने आप में एक कंप्लीटनेस को शो कर रही होगी उसकी हम सुपरलेटिव डिग्री या इवन कंपैरेटिव डिग्री भी, सुपरलेटिव तो और आगे की बात चली जाती है, इवन उसको कंपैरेटिव डिग्री की तरफ भी हम नहीं लेके जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट है, कोई भी चीज परफेक्ट होती है तो वो परफेक्ट होती है, उसको और परफेक्ट करना, मतलब वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो वो परफेक्ट वाली चीज एक परफेक्ट है। इसी तरह से स्क्वायर, एक चीज स्क्वायर में है, उसको कितना को और स्क्वायर करोगे, मतलब वो चीज ऑलरेडी ही स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप उसको और मजीद स्क्वायर तो नहीं कर सकते या उसको सुपरलेटिव डिग्री की तरफ तो नहीं लेके जा सकते ना। तो ये वाली चीज है। अब जैसे कोई चीज यूनिवर्सल है तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सल है, आप उसको सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लेके जा सकते। इसी तरह से एम्प्टी हो गया, यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो चीजें ऑलरेडी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं कि उनको हम और ऊपर 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 नहीं लेके जा सकते, तो उसको जो है आप वहीं पे छोड़ दो, मतलब उस तरह की वर्डिंग को आप वहीं पे छोड़ दो। तो उसका आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की तरफ आप उनको नहीं लेके जाओगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इट इज मोर परफेक्ट टेक्निक, अगर वो ऑलरेडी परफेक्ट है तो आपको मोर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इट इज परफेक्ट टेक्निक, तो वो चीज वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरेटिव, जहां पे सुपरलेटिव आएगी वहां पे कंपैरेटिव नहीं आएगी। तो ये वाली चीज है कि शी इज द प्रिटीएस्ट ऑफ द टू सिस्टर। ठीक है, अब जहां पर आपने कंपैरेटिव लगाना हो उसको देखो, कंपैरिजन जो है ना वो दो में होता है। ठीक है, अब अगर दो में कंपैरिजन होगा, दो में हो गया या दो, एक को आप कंपेयर कर रहे हो पूरी क्लास के साथ, या जिस तरह से भी आप जब कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, पूरी क्लास के साथ कर रहे हो, तीन के साथ कर रहे हो, चार के साथ कर रहे हो, पांच के साथ कर रहे हो, मतलब कंपैरिजन तो कर रहे हो ना। फिर या फिर अगर आप इस तरह से करते हो कि जहां पर आपने कंपैरेटिव लगानी थी वहां पर आप सुपरलेटिव नहीं लगाओगे। अब शी इज द प्रिटीएस्ट ऑफ द टू सिस्टर, के मतलब उन दो सिस्टर्स में प्रिटीएस्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप उसको होल क्लास के साथ नहीं कर रहे हो। शी इज द प्रिटियर ऑफ द टू सिस्टर्स,
तो ये क्या हो जाएगी कि आपने वहां पर कंपैरेटिव लगानी है, ना कि सुपरलेटिव। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ आते हैं। टू एडजेक्टिव्स रेफर टू द सेम नाउन एंड वन ऑफ देम इज इन सुपरलेटिव डिग्री, द अदर मस्ट बी इन सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप रेफर कर रहे हो सेम नाउन की तरफ, तो अगर एक सुपरलेटिव डिग्री की तरफ है तो दूसरे को भी सुपरलेटिव ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंपैरेटिव है और दूसरा सुपरलेटिव हो जाएगा। अब शी इज द फेयरेस्ट, और हाँ, जब दो एडजेक्टिव हों और वो सेम नाउन की तरफ जा रहे हों, ऐसा ना हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट नाउन की को वो कर रहे हो। डिफरेंट नाउन्स को अगर वो करेंगे तो उसमें जो है ना वो सेंटेंस ही वो तकरीबन अलग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर वो क्या करेंगे, सेम नाउन की तरफ उनको लेके जा रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, अगर वो सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव दोनों का सुपरलेटिव बनाओगे। शी इज द फेयरेस्ट एंड, अब यहाँ पर रिच जो है यहाँ पे रिचेस्ट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम जो है वो आप सुपरलेटिव यहाँ पर यूज कर रहे हो, वुमेन इन द सिटी। अच्छा, द कंपैरिजन सॉरी द कंपैरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। जैसे हम कंपैरिजन कर ले, कहते हैं ना ब्रेवर, ठीक है। अब ब्रेवर जो है, जो कि ई आर पर खत्म हो रहा है, उसको अब जो कंपैरेटिव, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो और दो क्वालिटीज के बारे में आप कंपैरिजन कर रहे हो, अब इसमें जो है ना एक बच्चे के अंदर या एक ही पर्सन के अंदर जब आपने दो क्वालिटीज के बारे में आपने करना है, तो आप क्या करोगे, उसको मोर ब्रेव की तरफ लेके जाओगे, ना कि उसको ई आर में कन्वर्ट कर दोगे। शी इज मोर ब्रेव या खालिद इज मोर ब्रेव देन वाइस। अब ये एक ही पर्सन है, मतलब खालिद है, ये शी कर लो या ही कर लो, या जो भी हो गया। अब एक खालिद है और उसकी दो क्वालिटीज हैं कि वो ब्रेव भी है और वो वाइस भी है। अब ये दो जो क्वालिटीज हैं, इनको आप सिर्फ अगर आप ये करोगे ना, ब्रेवर देन वॉइस, तो ये चीज यहीं पे गलत हो जाएगी। आपने उसको क्या करना है, कंपैरेटिव की तरफ लेके जाना है कि ही खालिद इज मोर ब्रेव देन वॉइस वाइस। क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं ना किसी भी चीज की डिग्री के बारे में, सॉरी कंपैरिजन के बारे में, किसी भी चीज के क्वालिटी के बारे में, अब उसमें क्या होता है कि एक चीज आप में थोड़ी सी ज्यादा होती है और एक चीज आप में थोड़ी सी कम होती है। अब जब एक चीज आप में थोड़ी सी ज्यादा है और दूसरी चीज कम है, तो वो एक चीज मोर में चली जाएगी और दूसरी चीज उससे लेस में चली जाएगी। तो ये चीज आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट।